Jai Hind everyone, and once again welcome to the online class of Shri Ram Public School, and we are here for the third unit of macroeconomics, which is income determination. और इसमें कल हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में। ठीक है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन एमपीएस एंड एपीएस, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप देख लीजिए, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपका क्या होता है, देखो मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी इनकम पर, कितने इनकम लेवल पर आप कितनी सेविंग करते हो, ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है रेशनल वे में। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये वो रेशियो है जो कि कितना चेंज आया हमारी अर्निंग में, और कितना अर्निंग में कितना चेंज आने पर सेविंग में हमारे कितना चेंज आया, ये रेशियो को बताता है। ठीक है, और वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही। ठीक, नेक्स्ट है वैल्यू लेस देन ज़ीरो। एपीएस जो है वो लेस देन ज़ीरो हो सकता है कब, जब पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है, कंजम्पशन तब भी नहीं रुकता है, और तब हम कहाँ से कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमारा कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से आ रहा होता है, हमारी सेविंग्स में से, यानी उस समय हमारी सेविंग्स होती हैं नेगेटिव, या आप कह लो डिस सेविंग्स हो रही होती हैं, जो हमने बचा के पहले रखा था उसमें से हम निकाल कर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका डिस सेविंग्स की सिचुएशन, और यहाँ पर आपका एपीएस जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, यानी सॉरी ज़ीरो भी आ सकता है, टिल कंजम्पशन इज़ मोर देन नेशनल इनकम। और किस पॉइंट तक आता रहेगा, उस पॉइंट तक ये ज़ीरो से कम रहेगा, या ज़ीरो से कम होने का मतलब वही नेगेटिव होना है, और ये उस पॉइंट तक ज़ीरो से कम रहेगा जब तक कि नेशनल इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि सीधी भाषा में सुन लीजिए कि आपके खर्चे जो हैं वो आपकी इनकम से कम हो जाएं, या कह लीजिए कि आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। एपीएस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस सेविंग की सिचुएशन होती है, बट एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमेशा चेंज इन इनकम, कितना इनकम में चेंज आया उसके हिसाब से कितना सेविंग्स में चेंज आ रहा है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब इनकम तो ज़ीरो है नहीं जो हम पिछले अपने सेविंग्स में से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, और ये भी एक अजम्पशन है कि भाई चेंज इन कंजम्पशन जो है वो कभी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन हमेशा इनकम से कम रहेगा, ठीक, तो ऑब्वियसली सेविंग्स आपकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रहेंगी। नेक्स्ट आ गया फॉर्मूला, एपीएस है आपका एस अपॉन वाई, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम, जबकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन इनकम, कितना चेंज आया है वो डिफरेंशियल अमाउंट अपॉन कितना डिफरेंशियल अमाउंट आपका सेविंग्स में आया है, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, कितना डिफरेंशियल अमाउंट हमारा इनकम का है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है आपका, ये है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन से मतलब है, देखो इस चैप्टर में आप कई सारे फंक्शन पढ़ ले रहे हो। फंक्शन से मतलब हो गया रिलेशनशिप,
दो कंपोनेंट्स या दो फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है कह लो, ठीक है। और इसमें आप जो है पढ़ चुके हो पहले से, क्या क्या पढ़े हो। पहले आपने सबसे पहले पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपने कल पढ़ा था सेविंग फंक्शन, और आज आप पढ़ने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट फंक्शन। किसी भी इकोनॉमी के यही 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं? कंजम्पशन सी हो गया, इनकम, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इसलिए वाई हो गया, और सेविंग्स यानी एस हो गया, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी जो है वो इन्हीं 3 बेसिक जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं, इन्हीं पर काम करती है। तो ये 3 फैक्टर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं ये हम यहाँ इस चैप्टर में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपका कंजम्पशन पढ़ लिया, सेविंग्स पढ़ लिया, और सेविंग्स ही आगे क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं। अगर हम बचाएंगे तभी तो आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। Yes, investment function. As we studied earlier in this chapter, AD comprises of investment expenditure as well. यानी आपको याद होगा कि इसी चैप्टर में हमने ये बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड में हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी तो मिलाते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया टोटल डिमांड। अब डिमांड 2 तरह की हो सकती है। कौन से 2 तरह मतलब 2 टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन हो गया आपका कंजम्पशन, या फिर कह लो कंज्यूमर गुड्स, है ना। और दूसरे हो गए आपके कौन से? कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स का तो कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू हो ही जाता है, लेकिन जब कैपिटल गुड्स की बात आ रही है तो कैपिटल गुड्स जो है वो कंज्यूम किए जा रहे हैं। किस लिए? उनकी डिमांड होती है ताकि उनसे हम आगे फिर क्या बढ़ा सकें? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। किसके प्रोडक्शन को? गुड्स एंड सर्विसेज के। वही चीज़ यहाँ पर याद दिलाई जा रही है कि एग्रीगेट डिमांड इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर एग्रीगेट में टोटलिटी में होती है। तो एडी कंप्राइजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? ये जो कैपिटल गुड्स को खरीदने में हम कितना भी खर्चा कर रहे हैं वो सारा खर्चा हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। यानी द मनी स्पेंट ऑन purchasing capital goods, or you can say the investment done on purchasing or acquiring capital goods is called as investment expenditure। ठीक है, तो अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है एग्रीगेट डिमांड का पार्ट हो गया, ऑब्वियस है। दिस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स। और ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ को बढ़ाती है? अभी जस्ट बताया मैंने, वो बढ़ाएगी आपके कैपिटल गुड्स को। ठीक है, कैपिटल गुड्स की डिमांड को बढ़ाएगी। और ये कैपिटल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एक्वायर करना या फिर किसी भी इकोनॉमी के थ्रू इसको ख़रीदना, इसको यूज़ करना, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? कि वो फिर आगे उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। यानी यहाँ पर देखिए, दिस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स विच क्रिएट्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। यही तो रियल कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। और रियल कैपिटल बढ़ने से आपकी क्या होती है? इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या फिर कह लो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपके 2 तरह के हो सकते हैं।
कौन कौन से दो तरह के हो सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हम जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड वन हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में बताया था कि इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस मानते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी हो गई और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी हो गई, ये हम अभी आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने की। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि नॉर्मली प्रॉफिट मोटिव के साथ में की जाती है। ओके, यानी हमें चाहते हैं कि भैया जितना बढ़ता जाए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट उतना ही हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाए। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, ये जो है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम इसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते जाते हैं, ताकि हमारा जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है वो क्या होता जाए, इंक्रीज़ होता जाए। इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम, ये पॉजिटिव रिलेशन रखता है इनकम के साथ, यानी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। इसीलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इनकम इलास्टिक ये होता है ना, ये है इनकम इलास्टिक। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज़ जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, ये नॉर्मली क्या है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मेनली जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में हमारा नॉर्मली जो है वो क्या करते हैं, आपका वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के मोटिव के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नॉर्मली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है इसमें, और इसीलिए ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को आप ग्राफिकली समझो थोड़ा सा, ग्राफ के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ मैंने यहाँ पर रखा है ये, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, और इधर आपकी सेविंग्स आ जाती हैं। ठीक, ये ग्राफ है। जब इनकम वाई है आपकी, हाँ, जब इनकम वाई लेवल पर है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आई है। ठीक, और जैसे ही इनकम बढ़ी, हमने अभी पढ़ा है कि इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इनकम बढ़ी आपकी, कितनी हो गई, y1 हो गई। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I1, इन्वेस्टमेंट 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्राफ जो है वो आपका कैसे बनेगा, एकदम स्लैंट गोइंग अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इनकम एक कंसिस्टेंट रेट से हमेशा बढ़ती रहती है। तो अगर इनकम बढ़ती रहती है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, इधर को शिफ्ट होती रहेगी वो, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। तो ये बेसिक जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के। एंड tomorrow I will try to explain autonomous investment. That's all for today. Thank you and have a good day.